मालेगांव ब्लास्ट ने पूरे देश के ब्लास्ट की दशा और दिशा बदल दी। अब मुझे बारंबार वो कहते थे कि आप सिर्फ कह दीजिए कि मोहन भागवत जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, इंद्रेश जी ने, श्री श्री रविशंकर ने और अन्य भी कई नाम आप ले लीजिए, हम आपका केस कमजोर कर देंगे, आप छूट जाएंगे कि इनके कहने पे ही, इनके इशारे पर ही ये ब्लास्ट हुआ है। मेरी सूत्रों की जानकारी के अनुसार करोड़ों करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ों रुपए में इनके पास पहुंचाए गए। वो काम ये था कि हिंदू साधु संतों पर, मठाधीशों पर, महंतों पर आरोप लगाए जाएं, चाहे वो झूठे हों चाहे सच्चे हों। और झूठे आरोप भी लगाने हैं तो जो आरोप लगाने वालों को पैसा दिया जाए, उनको प्रलोभन दिया जाए। ये सब कार्रवाई चालू हुई। ये बंदूक लेके चलते हैं, भूमाफिया की तरह व्यवहार करते हैं, इस किस्म की बहुत सारी आर्टिकल्स कम्युनिस्ट पेपर्स में और कांग्रेस के समर्थक वाले चैनलों पर और पत्र पत्रिकाओं पर ये छपती रही है। मोहन भागवत उस टाइम उभर रहे थे, के सुदर्शन ये संघ प्रमुख थे, श्री श्री रविशंकर, योगी आदित्यनाथ उभरते हुए उग्र इस हिंदुत्ववादी नेता थे। तो इस तरह के कई सारे जो हिंदूवादी कार्यकर्ता थे या नेतागण थे जो प्रमुखता से थे, उनको किस किस्म से फंसाया जाए। छोटे छोटे जगहों से वो हिंदू कार्यकर्ता को टारगेट किया गया, पहले से ईयर मार्क किया गया कि ये इनको जब जरूरत पड़े तो उठा लिया जाए। मुझे साध्वी जी को, पुरोहित को तो अत्यंत अमानवीय पीड़ा दी गई। मुझे बोल के गए कि मेजर साहब आपको तो घूमने की आदत है, आप चाहें तो ये पार्क में थोड़ी देर टहल लीजिए। मैं तुरंत समझ गया कि ये लोग मेरा इनकाउंटर करेंगे। पहले दिन से हम लोग को पता है कि हम निर्दोष हैं, जज को पता है कि हम निर्दोष हैं। जिन लोगों ने झूठी गवाही दी थी, अगर मोदी की सरकार नहीं होती तो वो आके कोर्ट में पहले के बयान से नहीं मुकरते और हम आज नहीं छूटते, आज हम फांसी पर लटके होते। साध्वी जी कराती थी, चीखती थी, उनको पुरुष लोग मारते थे, पीटते थे बेल्ट से। तो हम लोगों के लिए तो ये आम बात थी। जब तक हम लोग बेसुध नहीं हो जाते थे, बेहोश नहीं हो जाते थे, तब तक मारपीट चलता रहता था। मातृभूमि से प्रेम करना, राष्ट्र से प्रेम करना तो कहीं किसी भी कानून में गुनाह हो ही नहीं सकता। नमस्कार, टू द पॉइंट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मालेगांव ब्लास्ट के बारे में हम सब सुन रहे हैं, किस तरह से आरोपियों को बरी कर दिया गया, हम सब जानते हैं। लेकिन 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद सिर्फ धरती नहीं हिली थी, बल्कि देश का एक वैचारिक संतुलन था, जो पूरी तरह हिला दिया गया था। राजनीतिक प्रयोगशाला में एक शब्द गढ़ा गया, भगवा आतंकवाद का, और एक स्क्रिप्ट तैयार की गई, जिसमें कई किरदार तैयार किए गए, जिन्हें फंसाना था देश में भगवा को बदनाम करने के लिए। और उन किरदारों में से एक नाम था मेजर रमेश उपाध्याय जी का, जिन्हें अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। 17 साल लगे, लेकिन इन 17 साल के दौरान जीवन कैसे कटा, कितनी यातनाएं झेली और किन संघर्षों से जूझते हुए आज जब ये बरी हो गए हैं, तो जीवन को आगे किस तरह से देखते हैं, सब पर बातचीत करेंगे। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पांची जन्य में। धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये कि 17 साल बाद जब आपको अदालत ने बरी किया, तो पहला विचार आपके दिमाग में क्या आया था? सबसे पहला आपके मन में क्या आया? भारत माता की जय। संतोष हुआ, आनंद हुआ, हृदय हर्ष से प्रफुल्लित हुआ। जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे वो सिर्फ हमारी अकेले की लड़ाई नहीं थी। इससे सारे देश प्रेमी जनों की लड़ाई थी, सारे राष्ट्रभक्तों की लड़ाई थी, एक तरह से सारे हिंदुओं की लड़ाई थी। कुछ सिंबॉलिक लड़ाई भी थी, भगवा की थी, सनातन की थी, और जो आसुरिक प्रवृत्ति की शक्तियां थी, उन सब की एक तरह से लग रहा था कि हम तो निमित्त मात्र हैं और इन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो खुशी हुई वो कई गुना बढ़ी इन सब कारणों से। और हमें लगता था कि हम तो निमित्त हैं, हम तो खेल तो बड़ा खेला जा रहा है, तो इसलिए खुशी हुई। खेल बहुत बड़ा था,
इतना बड़ा था कि 17 साल हो गए इस खेल का जो ये कहते हैं षड्यंत्र को खोलने में और फाइनली देश के न्यायालय ने खुद माना कि ये एक बड़ा षड्यंत्र था जिसके कई किरदार थे, षड्यंत्र रचने वाले भी थे। सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी रमेश जी कि सब जब मुंबई एटीएस जिसकी भूमिका इस पूरे मामले में बहुत संदिग्ध रही है, आप तक कब और कैसे पहुँची थी और किस तरह से इस पूरे मामले में आपको फँसाया गया था? मैं जो मेरा अनुभव है, जो अनुमान है, अ, उम, जो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी समझ है, मैं वो बता सकता हूँ। एटीएस कैसे पहुँची, ये तो एटीएस के अधिकारी बताएँगे। हमारे पास पहुँच गए, उसके बाद हमने क्या समझा या क्या नहीं समझा, हमने इस पूरे मामले को किस तरह से देखा। आज जब 17 साल इस चीज़ को गुज़र रहे हैं, तो अपनी जानकारी बहुत सारा बढ़ी है। तो उन सबको हम किस किस्म से देखते हैं। तो मैं सबसे पहले ये आपको बता दूँ कि आज से 20-25 साल पहले पाकिस्तान में ने के आईएसआई ने तक तय किया कि एक इस तरह से उपद्रव किए जाएँ भारत में कि भारत खंड-खंड हो जाए, विखंडित हो जाए। उसमें तो उनको लगा कि सबसे ईज़ी टारगेट जो है वो उम, तो हिंदू है। क्योंकि मुसलमान एकजुट हैं, क्रिश्चियन में डिफरेंसेस हैं, लेकिन एकजुट हो जाते हैं। मुस्लिम्स में भी कई फ़िरके हैं, लेकिन धर्म के नाम पर वो या मज़हब के नाम पर वो एक साथ हो जाते हैं। और हिंदुओं में सवर्ण और फिर जो सवर्ण नहीं है, वो फिर दलित, फिर उसके बाद कई किस्म की जातिवादी, फिर दक्षिण में कोई लिंगायत है, कोई वोक्का-लिग्गा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो इस तरह से विभाजन बहुत ज़्यादा है। तो इस विभाजन को और भी ज़्यादा करके दिखाया जाए और जो एकजुटता है उसको किसी तरह से खंडित किया जाए, इसके लिए आईएसआई ने एक ऑपरेशन हिंदू चलाया। एक साहब को उस डेस्क का प्रमुख बनाया गया और उसमें आईएसआई के साथ सीआईए, एमएसएस चाइना का और अमेरिका का डीप स्टेट उसमें सहयोग करने लगा और इन सब लोगों ने भारत के कुछ राजनीतिक लोगों को जिनके पास कांग्रेस पार्टी के लोग जाते रहे हैं और विनती करते रहे हैं कि भारत में मोदी की सरकार बदलने को के लिए हमारा सहयोग दीजिए। तो वो पॉलिटिशियंस कुछ एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और प्रशासनिक अधिकारी जो आईएएस अधिकारी हैं वो, आईपीएस अधिकारी हैं वो, पुलिस के कुछ लोग और कुछ पत्रकारों को, कुछ एक टीवी चैनल वालों को, कुछ एक जो और भी इंडिपेंडेंट भी सोर्स पे काम करते हैं, हुँ। कम्युनिस्ट विचारधारा को, तो उन सबको खरीदा गया और बाकायदा उनको पेमेंट चालू हुई। बहुत सारे जो प्रशासनिक अधिकारी थे और जो आईपीएस अधिकारी थे या पॉलिटिशियंस को तो जल्दी, लेकिन इन सबको 3 साल बाद 2011 से मेरी सूत्रों की जानकारी के अनुसार करोड़ों-करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ों रुपए में इनके पास पहुँचाए गए। उद्देश्य 2 था, हिंदुओं को एकजुट नहीं होने हाँ। देना, हिंदुओं के जो संगठन काम कर रहे हैं उनको किसी किस्म से तोड़ना। तो उस कड़ी में जो सबसे पहला काम हुआ, वो काम ये था कि हिंदू साधु संतों पर, मठाधीशों पर, महंतों पर आरोप लगाए जाएँ, चाहे वो झूठे हों, चाहे सच्चे हों और झूठे आरोप भी लगाने हैं तो जो आरोप लगाने वालों को पैसा दिया जाए, उनको प्रलोभन दिया जाए। ये सब कार्रवाई चालू हुई। तो संत आसाराम बापू, राम रहीम, रामपाल वगैरह-वगैरह पे उनके मुकदमों के मेरिट पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ये बताना हाँ। चाहता हूँ कि उन लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई। जो अयोध्या में या अनेक तीर्थ स्थलों पे जो पुराने मठ हैं, उनमें इंडिया टुडे में और पत्रिकाओं में अगर आपको याद हो कि ये बंदूक हाँ। लेके चलते हैं, भूमाफिया की तरह व्यवहार करते हैं, इस किस्म की बहुत सारी आर्टिकल्स कम्युनिस्ट पेपर्स में और कांग्रेस के समर्थक वाले चैनलों पर और पत्र-पत्रिकाओं पर ये छपती रही है। तो इसी कड़ी में जो पावरफुल निकल के आ रहा था, जो संगठन
तो उसको किस किस्म से बदनाम किया जाए जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। तो मोहन भागवत उस टाइम उभर रहे थे, के सुदर्शन ये संघ प्रमुख थे, श्री श्री रविशंकर, योगी आदित्यनाथ उभरते हुए उग्र इस हिंदुत्ववादी नेता थे। तो इस तरह के कई सारे जो हिंदूवादी कार्यकर्ता थे या नेतागण थे जो प्रमुखता से थे, उनको किस किस्म से फंसाया जाए, तो इसकी एक साजिश पाकिस्तान में रची गई और उस राशि को अंजाम देने के लिए छोटे छोटे जगहों से जी। वो हिंदू कार्यकर्ता को टारगेट किया गया, पहले से ईयर मार्क किया गया कि ये इनको जब जरूरत पड़े तो उठा लिया जाए। तो अब हो रहा था कि इंतजार की कोई ऐसी घटना हो, तो घटना मैं समझता हूं कि आईएसआई ने करवाई। अभी उसमें मुसलमान ने किया, हिंदू ने किया, ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन एक घटना का इंतजार था। ये जो मैं थ्योरी बता रहा हूं, ये थ्योरी का अंजाम तक तब पहुंची जब अजमल कसाब को पकड़ा गया। वो हिंदू नाम लेकर चल रहा था, हिंदू आइडेंटिटी कार्ड थी, कलावा बांधा हुआ था और सब सारे मंसूबों पर पानी तब फिर गया जबकि ओम्बले ने, हवलदार ओम्बले ने, जो आर्मी से रिटायर्ड था, वो पुलिस में था और उसने अपनी जान दे दी, लेकिन कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसकी बंदूक छीन ली। और जब इन्वेस्टिगेशन होने लगा तो पता चला कि ये व्यक्ति जो हिंदू नाम लेकर घूम रहा है, ये व्यक्ति तो 10-11 के साथ अपने ग्रुप के साथ पाकिस्तान से भेजा गया है। मैं जनवरी 2008 से सरकारों को वार्न कर रहा था कि 93 का ब्लास्ट जो हुआ उसके लिए हथियार कोस्टल मतलब समुद्र के रास्ते लाए गए थे और महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ जिले ऐसे हैं जो पूरे के पूरे इसमें समुद्र से हैं और 1993 के ब्लास्ट में भी वहां से हथियार आए थे, उनमें लोगों को सजा हुई, लेकिन उसके बाद उसके प्रिवेंशन के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। हेमंत करकरे के पास ये जिम्मेवारी थी एटीएस प्रमुख होने के कारण कि वो इस जो बॉर्डर है, समुद्री बॉर्डर, उस पे वो नजर रखते, उसको रोकते, उसकी जो उसमें इंफॉर्मेशन इनपुट्स आ रही होती तो उस पे एक्शन लेते और उसको सुदृढ़ करते, जैसे शिवाजी महाराज ने किले बना के, समुद्री किले बना के किया था। बहुत उस समय के लिहाज से अगर देखा जाए तो शिवाजी महाराज ने जो उस टाइम कृत्य किया, तो सबसे ज्यादा किले आज भारत में अगर कहीं हैं तो राजस्थान और दूसरी जगहों पर नहीं है। जहाँ की राजपूताना है वो और बहुत सारे राजा रहे हैं, वहां पर किले ज्यादा होने चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा किले सामरिक दृष्टि से अगर किसी ने बनाए हैं तो शिवाजी महाराज ने बनाए और वो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र की इस भूमि पर जहां पर मैं रह रहा था और समाज सेवा का काम कर रहा था, तो मैं लोगों को मैं ये चेतना जागृत कर रहा था कि सरकार पे बहुत ज्यादा डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं है और हम लोगों ने सरकार को माई बाप नहीं समझना चाहिए, हम लोगों ने भी सतर्क रहना चाहिए और जो आने वाले खतरे हैं उससे सावधान रहना चाहिए। और जो बाद में जनरल जोशी ने उसके बारे में बातचीत की, अढ़ाई फ्रंट, तो अढ़ाई फ्रंट में इसमें चीन और पाकिस्तान तो था ही, लेकिन मुल्ला और चादर फादर और ये नक्सली, तो ये एक जो अढ़ाई फ्रंट था उसमें और ये जरूर रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ, आईएसआई, डीप स्टेट, सीआईए और एमएसएस, उस समय तक उतना चीज चालू नहीं था। मुझे भी ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसका मुझे इंफॉर्मेशन पता था, लेकिन इसके बैकग्राउंड के बारे में कौन इसको संचालित कर रहा था मुझे पता नहीं था। हम लोग सारे करीब 10-11 आदमी टारगेटेड थे
और ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के नाम पर हम लोगों को उठा लिया गया। निश्चित तौर पे उस समय अगर आप देखेंगे रमेश जी कि ब्लास्ट जो हो रहे थे, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मालेगाँव में ही एक ब्लास्ट हुआ था, लगातार ब्लास्ट का एक पूरा सिलसिला चलता था। इस्लामिक आतंकवादी वो उन हमलों को अंजाम भी देते थे, उसकी ज़िम्मेदारी भी लेते थे। तो आपने जिस तरह से बताया कि जानबूझ के ये भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने के लिए साज़िश पाकिस्तान में रची गई थी। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो, देश की सुरक्षा की अगर बात हो तो राजनीतिक पार्टियाँ इस तरह की जो देश की समरसता को तोड़ने वाला काम करने वाली एक नैरेटिव होता है उसको रोक देते हैं। तो निश्चित तौर पे उस समय की सरकार तो संदेह के घेरे में है ही इस पूरे मामले को लेकर और लोग अब सवाल भी उठा रहे हैं, उनकी मंशा पर भी और उस समय के षड्यंत्रों पर भी। लेकिन जब आपको गिरफ्तार कर लिया गया उसके बाद आप पर किसी तरह का दबाव बनाया गया था कि आपसे ये कहा जाए कि ये भगवा आतंकवाद का जो नैरेटिव है इसको सही साबित करने के लिए आपसे कुछ उगलवाया जाए, कुछ बुलवाया जाए? तो उन लोगों को जो एटीएस की टीम थी उस समय, तत्कालीन टीम ये थी कि वो हम लोग साधारण कार्यकर्ता थे और इन चीज़ों में जागृति पैदा कर रहे थे। कानून को किसी भी किस्म से तोड़ते नहीं थे। कहीं भी जाते थे तो जहाँ माइक लगता था वहाँ पुलिस का परमिशन लेते थे। पुलिस की जो पद्धति है उसमें वो एक सिपाही या 2 सिपाही आ जाते थे। मीटिंग खत्म होती थी, लोगों के नाम लिखते थे और वो रिपोर्ट बना के एलयू की टीम जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेज देती थी। थाने से वो जिलों में, जिलों से स्टेट में, स्टेट से सेंटर में जाता था और हम लोगों के मुझे ऐसा अनुमान है कि हम लोगों का नाम बारंबार आ रहा होगा और उनको लग रहा होगा कि जो वैचारिक प्रबोधन करके और लोगों को में जागृति कर रहा है वो व्यक्ति ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए अगर जो ब्लास्ट हो रहे थे लोगों में चेतना आ रही थी, धीरे धीरे वो लोग समझ रहे थे कि हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है और हर जगह ब्लास्ट हो रहे थे, ट्रेन में हो रहा था, बाजारों में हो रहा था, और कोर्ट्स में हुए, रेलवे स्टेशन पे हुए, तो बहुत सारे ब्लास्ट हो रहे थे। हम लोगों को पकड़ा गया और कबूली कराई गई। मैं एक चीज यहाँ पर मेंशन करना उचित समझता हूँ कि अ, आज की तारीख में जब हम और आप ये डिस्कस कर रहे हैं, तो मालेगांव ब्लास्ट ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं? उससे पहले के और बाद के जो बाद में तो सिर्फ 2 ही ब्लास्ट हुए। एक जर्मन बेकरी और एक दिलकुश नगर हैदराबाद का। लेकिन इसी हुँ। मालेगांव ब्लास्ट को ही क्यों डिस्कस किया जा रहा है या इतने सालों से मालेगांव ब्लास्ट ही क्यों जीवंत है? तो मैं इसका 2 रीज़न समझता हूँ, 2 कारण समझता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं इसके 2 कारण समझता हूँ। पहला कारण ये है कि मालेगांव ब्लास्ट ने और हम लोगों की कानूनी लड़ाई ने और इसमें जो सामाजिक लड़ाई है वो और व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई तो अपनी जगह पर है, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट ने पूरे देश के ब्लास्ट की दशा और दिशा बदल दी। हिंदुओं में सोचने का ढंग बदल दिया और उनको लगा कि ये लोग जो सामान्य व्यक्ति हैं, ये असामान्य कृत्य कर सकते हैं। ऐसा हिंदुओं में मैसेज गया और हिंदुओं में मैसेज गया, ये मैं उसको बहुत दिनों से महसूस कर रहा था क्योंकि हम लोग जब पकड़े गए और कोर्ट में पेशी के लिए जाते थे तो बहुत सारे लोग हम लोग के जय जयकार करते थे, इसमें गाड़ियों पर फूल फेंकते थे और ये सब देख के पुलिस प्रशासन जो है उस तत्कालीन बहुत ही क्रोधित होता था और हम लोगों पर को टॉर्चर करता था। तो फिजिकल टॉर्चर एक अलग चीज है और उस फिजिकल टॉर्चर में हम हमें मुझे साध्वी जी को, पुरोहित को तो अत्यंत अमानवीय पीड़ा थी दी गई। अब मुझे बारंबार वो कहते थे कि आप सिर्फ कह दीजिए कि मोहन भागवत जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, इंद्रेश जी ने, श्री श्री रविशंकर ने और अन्य भी कई नाम आप ले लीजिए, हम आपका केस कमजोर कर देंगे, आप छूट जाएंगे, आप इनका नाम ले लीजिए, कि इनके कहने पे ही, इनके इशारे पर ही ये ब्लास्ट हुआ है। अब मुश्किल ये थी कि हम इनको जानते नहीं थे, कभी मिले भी नहीं थे, आज भी कभी नहीं मिले। एक बार मैं श्री श्री रविशंकर के आश्रम में गया था, मैं ठहरा और दूसरे दिन चला आया, वो उनका सुदर्शन क्रिया वगैरह चलती है वो सब देखा। मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं, तो मैंने साफ मना कर दिया कि ये ऋषि तुल्य व्यक्ति लोग हैं और हमारा इनसे कोई दूर दूर तक वास्ता भी नहीं है, कभी हम मिले भी नहीं है, नजदीक भी कभी नहीं गए।
और मैं समझता हूँ कि मील के दायरे में भी नहीं आए हैं। अभी तो मतलब कोसों दूर हैं। तो मैं इनका नाम कैसे ले लूँ? उसके लिए हमें और पीटा जाता था और यातना दी जाती थी। मुझे ऐसा लगता है आज जब मैं आपको ये बैकग्राउंड दे रहा हूँ तो ये है कि इन लोगों को गिरफ्तार करके इंटरनेशनली इनको बदनाम किया जाता, इनको तोड़ने की कोशिश की जाती या इनको एलिमिनेट किया जाता। 2-3 बार 2 बार का तो मुझे याद है कि पुलिस मुझे छोड़कर चली गई। एक बार मुझे लेकर बाहर गए और दादर में यहाँ पर मुंबई में गाड़ी पर से में सारे पुलिस वाले चले गए। मैं गाड़ी के अंदर बैठा रहा और उनको ऐसा लगता था कि नजदीक पार्क है। मुझे बोल के गए कि मेजर साहब आपको तो घूमने की आदत है, आप चाहें तो ये पार्क में थोड़ी देर टहल लीजिए। मैं तुरंत समझ गया कि ये लोग मेरा इनकाउंटर करेंगे और एनकाउंटर करना चाह रहे हैं। जी, मेरा इनकाउंटर करेंगे और सारा दोष मेरे ऊपर मढ़ देंगे। तो मैं गाड़ी में उकड़ू मुर्गा बन के मैं गाड़ी में बैठ गया कि कम से कम अगर गोली भी मारते हैं तो रिगर मोर्टिस सेट हो जाएगा, डॉक्टर को लगेगा कि यहाँ कुछ फाउल प्ले है। उसी तरह से जब मैं नार्को टेस्ट के लिए गया, नार्को टेस्ट की भी कहानी बता देता हूँ कि मैं मुझे पहले दिन जब जी। खड़ा किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, मैं उसी दिन राजी हो गया। मैंने कहा कि मेरा नार्को टेस्ट कर लीजिए, मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कर लीजिए, मेरा सच्चाई ये है कि हमारे इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। तो जज आश्चर्य चकित हुआ, उसने मुझसे लिखित में लिया कि मैं वॉलंटरी तौर पे नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। मेरा 3-3 बार नार्को टेस्ट हुआ और नार्को टेस्ट का रिजल्ट जब आया, बेहोशी में मैंने क्या आंसर दिया मुझे याद नहीं है, लेकिन नार्को टेस्ट का जब रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट 3-3 बार का तो छोड़ दीजिए, एक बार का भी नार्को टेस्ट का रिजल्ट कोर्ट में पेश नहीं किया गया एटीएस द्वारा। मैंने कोर्ट में अर्जी लगाई कि नार्को टेस्ट हुआ है आपके आदेश से, तो मुझे इसकी कॉपी दी जाए। मैं हाई कोर्ट में भी गया, बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो उस समय की जो तत्कालीन सरकारी वकील थी, उन्होंने लिख के दिया है कि हम प्रोसिक्यूशन जो है वो इस पर रिलाई नहीं करता, उस पर विश्वास नहीं करता। तो मैंने आरटीआई में वो उसको निकाला नार्को टेस्ट के रिजल्ट को, और नार्को टेस्ट का रिजल्ट मैंने आरटीआई में निकालने के बाद मैंने उसको ले जाके कोर्ट में जी। जमा कर दिया। तो पहले दिन से जजों को पता है कि हम निर्दोष हैं, लेकिन उनका कहना ये था मेरी समझ के मुताबिक कि डिफेंस का एक अलग टाइम आएगा। तो पहले दिन से हम लोग को हाँ। पता है कि हम निर्दोष हैं, जज को पता है कि हम निर्दोष हैं, लेकिन अभी वो पूरी की पूरी जो कहानी थी, जो उन्होंने गढ़ी थी, फेक नैरेटिव क्रिएट किया था, हम लोग को फ्रेम अप किया था, और उसको हमने कानूनी तौर पर उध्वस्त करना था। चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट में जो गड़बड़ियां थी वो हम लोग टाइम टाइम से बोलते रहे, हाईकोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए। एमसीओसी हमारे ऊपर नहीं लगता था, एमसीओसी टूटा, यूएपीए भी नहीं लगता है, तो वो हमने हुँ। वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। फाइनली जज ने स्वीकार किया कि सारे सैंक्शन गलत हैं। तो उसके हिसाब से हमारे ऊपर कोई ये नहीं लगता था। कॉन्स्पिरेसी के लिए जहां जहां वो उन्होंने एटीएस ने झूठा गवाह तैयार किया था, वो सब कोर्ट में आए। और आगे का शब्द कहने से पहले मैं भारत की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एनडीए को चुना। एनडीए को चुनने के बाद जब मोदी की सरकार आई, तो लोगों में ये विश्वास बढ़ा कि वो कोर्ट में आके भी सच कह सकते हैं एटलीस्ट। नहीं तो उस जो जिन लोगों ने झूठी गवाही दी थी, अगर मोदी की सरकार नहीं होती तो वो आके कोर्ट में पहले के बयान से नहीं मुकरते और हम आज नहीं छूटते, आज हम फांसी पर लटके होते। तो इसके लिए भारत की जनता का भी, हिंदुओं का भी बहुत बहुत आभार। उन्होंने इस सरकार को चुना और हम लोगों की जान बच गई। और कोर्ट की लड़ाई जो आपने नार्को टेस्ट की बात की रमेश जी, मैं आपको एक बात बता दूँ कि नार्को टेस्ट जो है ना, मालेगाँव ब्लास्ट के बाद सिमी के कुछ लोग पकड़े गए थे, उनका भी नार्को टेस्ट हुआ था। बीएस मोहन थे जो बैंगलोर में थे एफएसएल के, उन्होंने किया था जिसमें सिमी के उन सभी आतंकवादियों ने माना था कि मालेगाँव का ब्लास्ट उन्होंने किया था। एटीएस के पास ये रिपोर्ट थी, जिनको गिरफ्तार भी किया गया था और बाद में उन्हें छोड़कर
आप लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये भी आज भी ये कॉन्स्पिरेसी क्यों की गई इसके सवाल उठते हैं और शायद अदालत ने भी ये सब चीज़ें देखी थी। जो नार्को टेस्ट उनका हुआ था उसे भी नहीं पेश किया गया था और खुलकर उन्होंने साफ-साफ बताया था और एक नहीं 3-3 टेस्ट हुए थे। नार्को भी हुआ था, पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ था और लाई डिटेक्टर भी हुआ था। सब में उन्होंने मालेगाँव ब्लास्ट में अपना हाथ होने की बात कबूल की थी और उसके बाद सारी जाँच की दिशा बदली गई, आप लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया। लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि जो गवाह थे, उनको जिस तरह से गवाही दिलवाई गई थी, कई गवाह थे जो टूट गए थे। जो प्रताड़नाएँ दी गई थी एटीएस की तरफ से, उसके आगे वो बुरी तरह से टूट गए थे। आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ था? क्योंकि हमने साध्वी प्रज्ञा जी के बारे में तो बहुत सुना, उनका उनका लिखा हुआ वो उनकी चिट्ठी भी हमने पढ़ी जो मानवाधिकार को उन्होंने लिख के दी थी मानवाधिकार आयोग को कि क्या-क्या यातनाएँ दी जा रही हैं। क्या वो शक्ति थी, जो इन प्रताड़नाओं के आगे आपने इस तरह से आप झुके नहीं और किस तरह की प्रताड़नाएँ दी गई थी कि एक आम आदमी होता है, जो कई गवाह थे, वो टूट गए? मैं एक हो सकता है कन्फ्यूज़न हो, वो मैं दूर कर देता हूँ। 2008 मालेगाँव ब्लास्ट में कोई मुस्लिम नहीं पकड़ा गया था। 2006 का मालेगाँव ब्लास्ट था, उसमें 9 मुस्लिम पकड़े जी। गए थे। उन्होंने जो शुरुआती नार्को टेस्ट था, उसमें उन्होंने इस गुनाह को कबूल किया था। बाद में यूपी की सरकार ने इसको दोबारा नार्को टेस्ट उनका अहमदाबाद में करवाया, की बिना पर हाई कोर्ट्स ने उन लोगों को निर्दोष बरी कर दिया। तो उसमें बाद में 2-3 हिंदू पकड़े गए। वो मेरे पास एक साइटेशन था कि नार्को टेस्ट की वजह से आदमी छूट सकता है। तो मेरा जो आरटीआई में नार्को टेस्ट जमा करने का एक कारण ये भी था। लेकिन प्रशासनिक तौर पर या जुडिशियल तौर पर ये कोई करने को तैयार नहीं था। आज तक तैयार नहीं है। लेकिन जज उसको देखते थे, रिलाई करते थे, उनको जजों का जो रुख था हमारे प्रति देखने के प्रति वो एक बदल गया। जहाँ तक प्रताड़ना का सवाल है, साध्वी जी कराती थी, चीखती थी, उनको पुरुष लोग मारते थे, पीटते थे बेल्ट से, तो हम लोगों के लिए तो ये आम बात थी। जब तक हम लोग बेसुध नहीं हो जाते थे, बेहोश नहीं हो जाते थे, तब तक मारपीट चलता रहता था। उसके बाद कोई एक आता था, मूव दे देता था, कोई आके गर्म पानी से हाथ धुला देता था। मैं तो आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे इस चीज़ की जानकारी थी कि वो मसल्स को ढीला करने के लिए, ताकि अगर डॉक्टरी जाँच हुई तो उसमें ये निकल के ना आए कि कुछ हड्डियाँ या ऐसे मसल्स टाइट हैं, वगैरह-वगैरह जो भी रहा होगा। तो वो लोग इस चीज़ का प्रिकॉशन लेते थे कि हम मरे नहीं। हम लोगों ने जो ये आपने जो सवाल पूछा कि हम लोगों ने इसको कैसे सहा? तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं तो भारत माता की सेवा कर रहा हूँ और भारत माता की सेवा करने में जैसे मान लीजिए हमारी माँ बीमार हो गई और हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं या डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या कहीं भी वैद्य के पास लेके जाते हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। दिन रात का हमको पता नहीं चलता है, कब दवाई देनी है, कब ये करना है। तो उसमें जो कष्ट होते हैं व्यक्तिगत तौर पे, तो वो महसूस नहीं होते हैं। तो उसी सहजता के साथ मुझे ऐसा लगता था कि भारत माता का कश्मीर जो है सिर जो है वो घायल है, खून टपक रहा है, रोज वहां पर मारपीट हो रही है, पत्थर चलाए जा रहे हैं, बाजुओं में और पैरों पर और पूरे इस पे बदन पे अजीब अजीब किस्म की तकलीफें मेरी माता को हो रही हैं, मेरी भारत माता को हो रही हैं। और ऐसे में अगर मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ या उनको उनके लिए केयर कर रहा हूँ, तो जो कष्ट है वो मुझे तो कष्ट महसूस नहीं होते थे। शारीरिक तौर पर पीड़ा बहुत थी, तकलीफ बहुत थी, लेकिन मैं इस ध्येय के साथ जो कुछ भी ये होता था तो मेरे मुंह से तो वंदे मातरम और भारत माता की जय ही निकलता था। जब वो चांटा मारते थे, बोलने नहीं देते थे, हुँ। तो भी हृदय में तो भारत माता की जय ही निकलती थी। तो इस तरह से हमने बहुत सारे जो कष्ट थे वो शारीरिक हमने सह ली। एक ये कष्ट है, दूसरा एक कष्ट आर्थिक मोर्चे पे था कि जो जब कोई कानूनी लड़ाई चलती है तो उसका एक आर्थिक पहलू भी होता है। इतने सालों तक ये केस लड़ना, फिर परिवार चलाना, वकीलों की फीस, रोज़मर्रा की ज़रूरतें, इन सबको कैसे सँभाला गया? और जब 5-5 जज बदले, सरकारें बदली राजनीतिक हवाएँ बदली, तो उस दौरान आपके सामने किस तरह की चुनौतियाँ आईं?
पहला ये है कि मैंने जो हमारी पहली मुलाकात हुई जिस दिन हम अरेस्ट किए गए और मेरी पत्नी और बच्चे जब हमसे मिलने के लिए एटीएस के हेडक्वार्टर काला चौकी में पहुंचे, तो सुबह से लेके रात तक वो खड़े रहे। करीब 8:30-9 बजे रात को उनको बुलाया गया। मेरे सामने एटीएस के अधिकारी मेरे बगल में बैठे, वो सामने बैठे और 2-4 मिनट बात करने को बोला। तो मैंने अपनी पत्नी से यही कहा कि अपने गहने मत बेचना। क्योंकि मुझे ऐसा भान होता है कि अगर कोई किसी पर भी पुरुष पर अगर तकलीफ आती है तो सबसे पहले महिला को लगता है कि मेरे पास तो रिजर्व यही है, मैं अपने गहने बेच दूंगी। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब घर खरीदते हैं या घर बनवाते हैं या जमीन खरीदते हैं तो उनके दिमाग में यही आता है कि चलो पत्नी के गहने बेचते हैं। तो मैंने सबसे पहले वो सिक्योर किया, मैंने कहा कि गहने मत बेचना और मेरे लिए कोई वकील करने की जरूरत नहीं है। तुम ये अ, निश्चिंत रहो कि मैंने ये अपराध किया नहीं है। तो और मैं भी समझता हूँ कि मैंने ये अपराध किया ही नहीं था और मातृभूमि से प्रेम करना, राष्ट्र से प्रेम करना तो कहीं किसी भी कानून में गुनाह हो ही नहीं सकता। तो मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को विश्वास था कि मैं इसमें निर्दोष हूँ। दूसरा पहलू ये था कि उम, अ, मेरी पत्नी का जो अ, ये है बातचीत करने का तरीका है वो बहुत ही मधुर है। उनका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। मैं थोड़ा फौजी आदमी हूँ, खड़ूस टाइप का बोलता हूँ तो कई लोगों को उसका मेरी बातें चुभती हैं स्पष्टता होने की वजह से। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, डायरेक्ट बात करता हूँ तो कुछ लोगों को ये चुभती हैं। हालांकि मैं आवाज ऊंची करके बात नहीं करता और जानबूझकर किसी को हानि पहुंचाने की बात नहीं करता, लेकिन जो बोलता हूं तो वो बहुत दूर तक उसका इफेक्ट होता है। तो पत्नी का भी और मेरे बेटे का भी वैसे ही स्वभाव है। तो मुझे उन लोगों ने कैसे मैनेज किया मुझे आज तक पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं कि तुमने घर कैसे चलाया। मेरी बच्चियां काम करती थी वहां पर, एटीएस जाके बताती थी कि तुमने टेररिस्ट के बच्चे को रख रखा है, उसका पोषण कर रहे हो। उनकी नौकरियों में उनको परेशानियां हुई। मेरा बेटा पढ़ रहा था, उसके कॉलेज में जाके उसके प्रिंसिपल को या उनके टीचर्स को बताया कि तुम इसको टेररिस्ट के बच्चे को पढ़ा रहे हो, इसका कॉलेज जाना छूट गया। उसको कोई नौकरी नहीं देता था क्योंकि जहाँ कहीं भी जाएगा लोग उसको सीवी देखेंगे, बाप का नाम देखेंगे तो उस टाइम पर तो टीवी पर और प्रिंट मीडिया में बहुत चलता था। उसको कोई नौकरी देने वाला भी नहीं था, कोई उसको हायर करने वाला भी नहीं था। और इसमें जो अपमान सहना पड़ता था, लोग उसको उनको कि ये तो आतंकी का लड़का है, मुझे आतंकी कहते थे। तो ये सब तो अपमान उन्होंने झेला ही झेला। तो डिटेल तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे मेरे परोक्ष में हुआ अ, इसका घर कैसे चला। दूसरी चीज क्या है कि जहां तक वकीलों का सवाल है, मैंने अपने जज से रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेरे पास पैसे नहीं हैं वकील करने के। मुझे बार काउंसिल में जाके एक वकील को हायर करने का या वकील करने के लिए मैंने थोड़ा बार काउंसिल में जाने की इजाजत चाहता हूँ। उन्होंने परमिशन दिया। मैं पहुंचा बार काउंसिल में, वहां पर बार काउंसिल नहीं, बार एसोसिएशन में। वहां पर मैंने पूछा कि हमारे प्रेसिडेंट कौन है बार एसोसिएशन के। लोगों ने इशारा किया, वकीलों ने बताया, मैं उनके पास गया, जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। 2-3 हमारे साथ गार्ड वगैरह थे। तो मैंने बोला मैं प्रेसिडेंट साहब से बात कर सकता हूँ क्या? तो उन्होंने, प्रेसिडेंट ने बोला हाँ बोलिए। मैंने उनको अपना परिचय दिया और कहा कि सर मैं मालेगांव ब्लास्ट का अभियुक्त हूँ। उनको जानकारी थी। तो उन्होंने कहा बैठिए। अ, मैंने बोला सर मुझे एक वकील चाहिए, मैं निर्दोष हूँ। उन्होंने पूछा क्या आरोप है आप पर? मैंने बोला सर मेरा इस ब्लास्ट से कुछ लेना देना नहीं। तो उन्होंने बोला आप पर ब्लास्ट करने का आरोप नहीं है, आपको ब्लास्ट की कॉन्स्पिरेसी का आरोप है। मैंने बोला सर मैंने वो भी नहीं किया, मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। ब्लास्ट हो गया था, मुझे दूसरे दिन टीवी और पत्र से पता चला। तो उन्होंने बोला मुझसे क्या चाहिए? मैंने बोला एक वकील चाहिए सर, मेरे पास पैसे नहीं है।
उन्होंने बोला कोई वकील आपका का नाम आपके दिमाग में है तो बताइए। तो मैंने कहा सर अगर एडवोकेट सुदीप पासपोला जी मिल सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। एडवोकेट सुदीप पासपोला फेमस वकील हैं, बहुत सारे लोगों का क्रिमिनल लॉयर बहुत अच्छे हैं और बहुत रिस्पेक्टेबल वकील हैं, बहुत जानकार वकील हैं। तो जब मैंने उनका नाम कहा तो उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ। तो मैं खड़ा हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें कहा कि सर बचा लीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है सर। तो बोला पैसे की बात करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी वकालत करूंगा। आज 17 साल हो गए। वकील साहब ने, सुदीप पासपोला जी ने और उनके 28-29 असिस्टेंट हैं, किसी ने भी मुझसे एक पैसा नहीं लिया। ये उस व्यक्ति का बड़प्पन है। और मैंने एक दो बार उनसे मेंशन भी किया कि सर मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। उन्होंने बोला पैसे तो हम कमा ही लेते हैं, अ, देशभक्त तुम्हारे जैसे बहुत कम मिलते हैं। तो इन लोगों ने जिनके साथ हम काम कर रहे थे उन्होंने हमें निर्दोष समझा, देशभक्त समझा। ये जेल में हम होते हुए हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और हमने फिर बहुत मेहनत की। जब चार्जशीट दाखिल हुई तो चार्जशीट में जितनी कमियां थी वो सब हमने उसको लिखा, लिपिबद्ध किया। जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे वो थे, जो हम पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, साइटेशंस वगैरह में कर सकते थे, वो सब हमने इकट्ठा किए, उसका फीडबैक बनाया, मैं पूरी रजिस्टर बनाया और रजिस्टर बना के हमने उन्हें दिखाया। उन्होंने कहा कि इसका जेरोक्स कॉपी दे दीजिए। जब हमारे पत्नी और बच्चे मिलने के लिए आए तो मैंने उनका जेरोक्स बनाया, उनको दिया, उन्होंने स्टडी किया। पूरी चार्जशीट 5,500 पन्नों की है, 450 से ज्यादा उसमें विटनेसेस हैं। जब उनके पास कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह सब पढ़ा, उन्होंने मुलाकात हुई। करीब महीने डेढ़ महीने के बाद, चार्जशीट आने के बाद, जब मैंने कहा कि सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ पूछिए। मैंने बोला सर 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या मैं छूट जाऊंगा? तो उन्होंने कहा एक्विटल केस है। 2008 की बात, 2009 की बात बता रहा हूँ कि 2009 में चार्जशीट फाइल हुई, 1 महीना करीब गुजर गया था, मार्च अप्रैल की बात है। उन्होंने कहा एक्विटल केस है। मैं दूसरा सवाल क्या है? मैंने बोला सर मुझे बेल मिलेगी कि नहीं, अगर मिलेगी तो कब? यही तीसरा सवाल है सर। तो उन्होंने बोला कि बेल आपको मिलेगी, कब मिलेगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप कैसे एक्विट होंगे? इसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं रह गया था, कोई सवाल नहीं रह गया था। और पासपोले साहब ने और उनकी टीम ने स्वयं का पैसा खर्चा करके, उनके असिस्टेंट्स ने या जो कुछ भी ये हो, मुझे नहीं मालूम कि किसी ने मतलब उनके असिस्टेंट्स की कोई सहायता की या नहीं की। लेकिन सच्चाई के साथ लोग खड़े हो जाते हैं, हिंदुओं के साथ भी लोग खड़े हो जाते हैं जो जिनके पास सामर्थ्य है। ये मुझे इसका अनुभव जेल में रहते हुए हुआ है। जेल में रहते हुए मैं उन्हें 7 जेलर, 2 इंस्पेक्टर और 2 कोर्ट का स्टाफ, कोर्ट के स्टाफ को था डिसमिसल हुआ, बाकी को सस्पेंशन मिला। ये एक अद्भुत काम जेल में रहते हुए हुआ। इससे ये हुआ कि उन लोगों में मेरे प्रति एक आदर की भावना आ गई, वहाँ के रहने वाले में, बाकी लोगों में, कि इसके साथ करप्शन नहीं चलेगा। मैं 17 सालों से कोर्ट जाता रहा, आता रहा। आप सबको मालूम है कि कोर्ट में जज हो सकता है ईमानदार हों, और मैं मानता हूँ कि ईमानदार होंगे। अगर ईमानदार नहीं रहते तो हम लोग का एक्विटल नहीं होता। ऐसा मेरी मेरी समझ है, हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मेरी समझ यही है। लेकिन लोअर स्टाफ जो है वो उम, अ पैसे लेता है, ऐसा आम धारणा भी है और दिखाई भी देता है। अ, कल जब मैं पोस्ट एक्विटल इसमें जमानत के लिए गया था, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहाँ पर लोग इसमें मुझे कह रहे थे कि कम से कम 10 से 15,000 रुपए, 20,000 रुपए तो यहाँ पर एक्विटल के टाइम पर मिलता है लोगों को। अ, अ, मुझे मैं इसको दूसरी तरफ से देखता हूँ कि वो लोग खुशी में उपहार बांट रहे होंगे, उसमें पैसे बांट रहे होंगे। वहाँ का यही कारोबार है तो चलता है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब मेरी फाइल कोर्ट में इसमें जमानत के लिए पहुंची,
तो कोर्ट स्टाफ उन फाइलों को उठा के इस तरह से दौड़ रहा था कि किसी रेस में हो। किसी ने हमसे एक नया पैसा नहीं लिया। और मतलब एक आश्चर्यजनक, जब मैंने एक व्यक्ति से पूछा भी कि आपका हमने कुछ देना है क्या? तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया बोला अभी देशभक्तों से क्या लेना? तो एक जो सम्मान जो एक्विटल के बाद भी और उसमें जेल के दौरान भी जो भारत की जनता ने दिया, हम उसके चिर ऋणी हैं। हम हमारे पास शब्द नहीं है उसको बयान करने के लिए, लेकिन भारत की जनता, भारत का की न्याय व्यवस्था ने हम लोगों को एक्विटल दिया है। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। देश सेवा का पुनर्मौका दिया है। आप लोगों से बातचीत हो रही है, आपके माध्यम से हिंदू समाज में, भारत में और विदेशों में ये मैसेज जाएगा। हमारे लिए बहुत ही एक संतोषजनक बात। ये सिर्फ़ रमेश जी ऐसा नहीं ये देशभक्त होने के नाते जिस तरह से आपको फँसाया गया था, बात वो भी नहीं थी। बात ये थी कि देश की संस्कृति, देश की जड़, भगवा पे आपने एक लांछन लगाने की कोशिश की थी। साथ ही साथ उस नैरेटिव को साबित करने के लिए आपने निर्दोषों को किस तरह कॉन्स्पिरेसी में फँसाया। 17 साल का समय बहुत लंबा होता है। आपकी भावुकता ये बता रही है कि जो साथ में खड़े रहे, आपका इंटेंशन क्या था उसको उन्होंने समझा, आपकी भावनाओं को उन्होंने समझा और उसके बाद ये पूरे 17 साल बाद ये एक्विटल हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही है कि आपको भी कई बार ऐसा लगा होगा कि जिस केस में आपको फँसाया गया, आखिर वो ब्लास्ट फिर किया किसने? क्या आपको कभी लगता है कि वो साजिशकर्ता सामने कभी आ पाएँगे? अ, मैंने इसमें अ, शुरुआती दौर पर जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि आईएसआई का डेस्क नंबर 10 हुँ। इस चीज को करता है, तो मेरे पास प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं ये एलिगेशन नहीं लगा सकता। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आईएसआई ने इसको करवाया है। और हुँ। उनके करवाने के बाद ही हम लोग इस केस में हम लोग को उठाया गया, टॉर्चर किया गया, कबूली करने के लिए बोल रहे थे। अगर उनके पास हमारे खिलाफ कुछ भी प्रूफ होता, तो हमको टॉर्चर करने की आवश्यकता ही नहीं थी। निश्चित तौर पे। अच्छा बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस पूरे केस से क्या सीख लेने की ज़रूरत है कि और भविष्य में किन चीज़ों को लेके सतर्क रहने की ज़रूरत है, विशेष तौर से हिंदू समाज को ताकि कभी विचारधारा के आधार पर किसी संगठन को राष्ट्रद्रोही साबित करने की कोशिश ना हो, किसी देश की संस्कृति को हिलाने की कोशिश ना हो, उसे कलंकित करने की कोशिश ना हो? मैं ऐसा ऐसा समझता हूँ कि हम लोगों को जो भी देशभक्त हैं, उनको इस चीज पर से सतर्क रहने की जरूरत है। और अनादिकाल से ये चला आया है कि घर के भेदी ही किले का दरवाजा अंदर से खोलते हैं, तो तभी दुश्मन घुस पाता है। तो अपने बीच में भी जो ये लोग पल रहे हैं, उन पर भी एक नज़र रखने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग सतर्क रहे, तो कोई भी किसी भी किस्म का आक्रमण होगा, तो हम उसे झेल पाएँगे। दूसरी चीज़ जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है कहीं न कहीं से, तो हमने उसमें सत्यता ढूँढने की कोशिश करनी चाहिए। और हर एक मामले का एक से ज़्यादा पहलू होता है, व्यू पॉइंट्स होते हैं। हम जानते हैं कि अगर एक तरह से हम देख रहे हैं तो 360 डिग्रीज़ उसमें है, तो 360 व्यूज़ हो सकते हैं। तो उसमें सच क्या है, इसको खंगालने की भी आवश्यकता है। और हमने किसी के बहकावे में नहीं पड़ने का है। अपना राष्ट्र है, अपनी भूमि है, उसमें हम लोग सारे एक ही हैं। हमारे सोचने का, हमारी पूजा पद्धति का, हमारा ड्रेस, हमारी भाषा, हमारा लैंग्वेज, हमारा हमारी जाति अलग-अलग हो सकती है। हमारी कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई महलों में रहता होगा, कोई सड़क पे सोता होगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, आर्थिक रूप से विषमताएँ हो सकती हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है कि राष्ट्र के ये सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो हम लोग अगर राष्ट्र को सर्वोपरि मान के चलते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि मान के चलते हैं, तो हमारे जैसे बहुत करोड़ों-करोड़ों लोग खड़े होंगे और अपनी जान की आहुति देंगे, अपने समय की आहुति देंगे और इस पर थोड़ा-सा भी अफ़सोस नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश तो देशभक्तों से भरा पड़ा है। और
इसमें लाखों लोगों ने देश के लिए अपने कुर्बानियाँ दी हैं, राजपूताने का इतिहास हमने पढ़ा है, बाकी लोगों का भी पढ़ा है, जाना है रामायण काल से लेके और महाभारत काल तक और इससे पहले भी और बाद में भी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि देशवीर जो शूरवीर हैं वो पैदा होते रहेंगे और ये देश आजकल सुरक्षित हाथों में है। भारत की जनता से अपील है कि इसको सुरक्षित हाथों में रखे। आपने मेरा ये मुलाकात लिया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत एक आभारी। एक चीज़ और रमेश जी आखिर में, चलते-चलते आपके जीवन के महत्वपूर्ण 17 साल इस कानूनी लड़ाई में निकले हैं। वो दंश पूरा आपके परिवार ने भी सहा, आपने जो प्रताड़नाएँ सही वो अपनी जगह है। कई अपमानजनक आपने भी देखा कि देशद्रोही कह के बुलाया गया। ये समय अब निकल चुका है, विफल हो चुका है, इज़्ज़त बरी हो गए। अब जीवन में आप आगे क्या सोचते हैं? मैं देश सेवा करता रहूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि अगर मुझे पुनर्जन्म लेना है तो भारत में ही जन्म दे ताकि मुझे भारत माता की सेवा करने का फिर मौका मिले। बिल्कुल, भारत माता के सच्चे सपूत हैं आप और आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जो कष्ट झेले उसके बाद अंत भला तो सब भला। हालाँकि 17 साल लौट के नहीं आएँगे, लेकिन आपने जिस हिसाब से कहा देश की सेवा आप करते रहेंगे, तो देश को इस तरह के सपूतों की आवश्यकता है। हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं आपके आने वाले जीवन के लिए और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमसे बातचीत की। बहुत-बहुत आभार। भारत माता की जय। भारत माता की जय।